हम बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं यहाँ पे नजरिया बदलने की जरूरत है, प्रोसेस बदलने की जरूरत है। आप जो छोटी अखबारों को, मंझोले अखबारों को जिस नजर से देखते हो उस नजर से दोस्तों अब नहीं देखने की जरूरत है। हालांकि बड़ा स्पष्ट मैं आपको बता दूं, आज भी क्या अपने आप नहीं देते हैं क्या? हम लोग भूखे मर गए क्या? ना हम कल बेचारे थे, ना आज है, ना कल रहेंगे। धन्यवाद। ब्रजेश ठाकुर बिहार। इससे पहले डॉक्टर इजहार अहमद MLA एडिटर प्यारी उर्दू। आइए साहब। आज के बैठे हुए ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल उनके नाम भी मैंने नोट कर सका, माफ करें, क्योंकि गुरुदेव जी का हुक्म हुआ तो मैं हाजिर हो गया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इक्कीस और 22 को किस फेडरेशन की गठन किया है और बिहार में हिंदुस्तान के हर एक सूबे से यहाँ आए हुए पत्रकार साथियों और मंच पर बैठे सम्मानित साथियों, कल से बड़ी अच्छी बहस हो रही है और मैं बैठ करके वहां से सुन रहा था तमाम सब लोगों की बातें, और जिन लोगों ने जितनी बातें कही शायद उसके बाद मेरे लिए कोई शब्द नहीं बच पाता है। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष फेडरेशन के स्मॉल मीडियम के मैं उनको बधाई और मुबारकबाद दूं, और साथ साथ जो फाउंडर अध्यक्ष महोदय थी उनको मैं खराजी अकीदत थी श्रद्धांजलि भी मैं देना चाहता हूँ कि लहद अपनी मट्टी से कह दे कि दाग लगने ना पाए कफन को। लहद अपनी मट्टी से कह दे कि दाग लगने ना पाए कफन को, क्योंकि आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही के नहाए हुए। हम खराजी अकीदत पेश करते हैं और हम खुसूसन आज जो इतने बड़े, क्योंकि मैं भी बिहार से ताल्लुक है और मैं चीफ एडिटर हूँ प्यारी उर्दू डेली का, और साथ साथ मैं फाइनेंस एस्टिमेट कमेटी का वहाँ चेयरमैन भी था, दो बार बहुत बड़े लीडर के खिलाफ लड़ा, उनको 2005 से 10 थे और 10 से 15 28 तक। लेकिन बहुत सारी बातें यहाँ टीवी के होके मैंने अपनी जिंदगी की भी शुरुआत समझी। हमारे वालिद मोहतरम अखबार में थे, इंडियन नेशन अखबार था, बहुत बड़ा पेपर था दरभंगा महाराज का, उसी में थे। उसके बाद मुझे भी शौक लगा तो मैं भी थोड़ा अखबार की तरफ रुझान किया, और अखबार की वजह से ही मुझे एक पहचान मिली, और जिसका नतीजा हुआ कि देश नहीं, जो आदमी 9 बार वहां से लगातार जीतते थे, जो लालू प्रसाद जी, रामविलास पासवान जी के गुरु थे, उनके खिलाफ लड़ा और हमें जनता ने जीता। उसका कारण था कि अखबार था हमारे लिए, और अखबार की ताकत से मैं इंदिरा जी के खिलाफ बहुत लिखता था, बहुत बोलता था।
1984 के शहीद हुए। फिर मैं उसी वक्त है कि कौमी आवाज के हमारे दोस्त उन्होंने कहा इजाज साहब अब तो सच बात कम से कम कुछ लिखिए, इसी मौके से अखबार एक निकाल करके। और नहीं से जल्दी जल्दी कई नाम भेजे, नहीं मिले, फिर जल्दी से एक प्यारी उर्दू का नाम टाइटल में लिया। तो प्यारी उर्दू का टाइटल मिला तो फिर मैंने जो पहला इदारिया, पहला खुसूसी इदारिया जो मैंने लिखा है एडिटोरियल, सब बात की इसको हिंदी में लिखा, उर्दू में इदारिया, हिंदी में, इंग्लिश में। तो मैंने जब सच्चाई बात जो थी वो छान करके, जो अखबार वाले से आज भी मैं गुजारिश करता हूँ इस सच बात को छान करके लिखना चाहिए। तो मैंने उसमें लिखा था जी तो शाम से मरी तो शाम से, और झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई थी, उसी पेड़ पे लोग पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पे फल होते हैं, सूखे हुए पेड़ पे पत्थर नहीं मारा करते। उसके बाद एक राधा रानी मुझे बड़ा जर्नलिस्ट, बड़ा एडिटर में मुझे नाम दे दिया गया। मुझे भी लगा कि लगता है मुझे भी अंदर से गुदगुदाहट थोड़ा, तो कुछ वक्त पोस्ट कार्ड का वक्त था, पोस्ट कार्ड से अंतरदेशी से बहुत सारे, बहुत मुश्किल से लाइन का नंबर मिलता। तो पोस्ट कार्ड से अब तक मुझे देखा कि पूरा समझिए कि बड़े पैमाने पर हमें बधाई और शुक्रिया का तमाम है। उसके बाद एक बार 13 दिन के लिए बने प्रदेश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मुजफ्फरपुर में उनका कार्यक्रम था, और इंडियन नेशनल अखबार में हमारे वालिद भी थे, दीनानाथ झा एडिटर थे, के सिंह थे। मैं जा रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई जा रहे हो तो ऐसा करना कि आगे बैठना, देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इसलिए मैं भी सोच रहा था कि मैं सबसे छोटा हूँ, कम उम्र का हूँ, बैठे थे नहीं बैठने थे। तब किसी तरह से मैंने कोशिश करके जुगाड़ करके यहाँ जशवंत सिंह ने यहाँ IAS भी थे और यहाँ केंद्र में फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, बिहार में अपोजिशन के लीडर भी थे, उनसे थोड़ा सट करके थोड़ी दोस्ती बढ़ाई मैंने। हमने कहा भाई आपने विधानसभा में जब विपक्ष के नेता थे, बड़ा जबरदस्त आपकी भाषण होती थी, 2-4 भाषण का तो करीब कर लिया। वाजपेयी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, मैं उनके बगल में तो बैठा था, उनसे दोस्ती कर लिया था। जब शुरू हुआ तो पहला सवाल मैंने हाथ उठाया तो जल्दी से वो हमें टाइम दे दिए। मैंने पूछा से ये चीज बताइए कि आपके यहाँ जो बार बार आपकी तरफ से न्यूज आ रहे हैं, अखबार में छप रहे हैं, और खास करके कि बांग्लादेशी का इंटरेस्ट इंटरफेयर सारी चीजों को लेकर, तो क्या आपके पास, हमारे पास सेना है, सीमा सुरक्षा बल है, CRPF है, CISF, तमाम फौजें हैं हमारी, तो आप गिनती कर करके बताते हैं आज 5,000 आ गए, 10,000 बांग्लादेशी आ गए, विदेशी आ गए। तो एक चीज बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी कि क्या आपके फौज सिर्फ वहां गिनती करने के लिए बैठते हैं या उसकी सुरक्षा के लिए बैठते हैं? वो थोड़ा परेशान हो गए वाजपेयी जी की, तो सवाल बहुत अजीब व गरीब डाल दिया, लेकिन बाद में फिर उन्होंने किसी तरह से संभाला कर के लोग। इसी तरह से मैं MLA था, और MLA के बाद सदन के अंदर में बैठता था, तो सदन के अंदर में जैसे प्रेस के साथ ही अब बहुत से मीडिया है जो अखबार में एक ही चीज को बार बार न्यूज को देते रहते हैं। एक कोई हीरो मर जाए, कोई हीरोइन का कोई मामला आ जाए, दिन भर प्रेस मीडिया में चल रहा है सुबह से शाम तक। अच्छी चीज, कोई प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्टिव काम किसी पे नहीं होता। मैं सदन में था, सदन के अगले पेज में मैं बैठता था। हिंदुस्तान की तारीख में मुझसे ज्यादा किसी आदमी ने सवाल नहीं किया 5 से 10 में, और 10 से 15 में जब सत्ता पक्ष में भी था और फर्स्ट टाइम में विपक्ष में था, LJP से MLA था, तो उस वक्त भी नहीं कर पाया। लेकिन हुआ ये कि जब सदन में जब मैं बोलता था तो रियल में चाहे कोई भी नेता थे वो सुनते थे, बीच में बहुत परेशान हो गए। और मैंने सदन में जब पहली बात किया सत्ता में रहते हुए कि हमें चाहिए कि जो सब हमारे पास किसी भी सड़क पे, किसी भी गांव में, किसी भी सड़क के किनारे रात में गुजर जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी माँ बहनें सड़क के किनारे जो है शौच के लिए बैठे, हिंदुस्तान के किसी किनारे में चलते, तो हमारी नजर कहीं नहीं जाती थी। मैंने जब सदन में उसको कुछ क्या समझिए कि 2 दिन तक इस पर बहस चलते रहे। तो आज हमें जरूरत है पत्रकार मीडिया साथियों को भी कि हम उन ज्वलंत मुद्दों को कम से कम देश हित में, राज्य हित में, जनहित में हमें उन मुद्दों को उठाना चाहिए, ताकि हमारा देश कैसे आगे बढ़ सके, किस तरह से ऊंचाई पे जा सके। हमने करीब से अमेरिका में भी गए,
हम अखबार के नाते मुझे अमेरिका ने भी बुलाया, लंदन ने भी बुलाया, कनाडा, दुबई, अबू धाबी, शारजा, अखबार के नाते मुझे बुलाया। मैं एमएलए बन गया गलती से, लेकिन अखबार के नाते अखबार में इतनी ताकत और शक्ति थी। अब मैं इसी तरह से एक बार अब्दुल कलाम आजाद साहब विधानसभा में मेरे आए, लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने कहा 10 सवाल करना है। अखबार वाले सारे बैठे हुए थे कि वो निकलेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करूंगा। मैंने उठाया हाथ तो पहले क्वेश्चन का मुझको मिल गया जवाब। मैंने कहा एपी कलाम से एक चीज बताया कि भोपाल सवाल बन गई है वहां बीसी नालंदा यूनिवर्सिटी, और आप इतने सीनियर आदमी कैसे विजिट करवा सकते हैं? अब वो तलमला है कि ये सवाल के अजीबोगरीब थे। सारे अखबार वाले हिंदुस्तान के वहां बैठे थे, देश विदेश के पेपर के थे। वो निकले तो सबसे पहले मुझको पकड़े कि दाल साहब आप अंदर में हो, इसलिए हम लोगों की बात को इतनी मजबूती से उठाते हो। मुझको आप जैसे लोगों पर, पत्रकार पर तब होता है कि आज एमएलए के रूप में रह करके भी आप कम से कम उनको बुलंद करके रखे हो। मुद्दे बीत गए, ख्वाब नहीं आते। मुद्दे बीत गए, ख्वाब नहीं आते हैं। बेअदब हैं जिन्हें आदाब नहीं आते। मुद्दे बीत गए, ख्वाब नहीं आते हैं। बेअदब हैं जिन्हें आदाब नहीं आते हैं। मेरी आंखों तुझे रोने का सलीका भी नहीं, रोज दरियाओं में सैलाब नहीं आते हैं। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कम से कम आप जी इस स्मॉल मीडियम एडिशन का, कि देश के कोने कोने से ला करके बुला करके आज आपने काम किया। और जोशी जी, मैं इससे शुक्रगुजार भी हूँ। हमारे बहुत सारे साथी अपनी अपनी बात कर रहे थे। मैं बहुत छोटा था, मैं लगता है 85, 87, 88 में आदि चड्डा साहब थे, रविंद्रनाथ चड्डा 88 कीर्ति नगर में होते थे। मुझसे पूछा कि यार एक चीज बताओ कि तुम्हारा क्या नंबर का अखबार है? हमने बताया सदाएं 1 नंबर में है, संगम 2 नंबर में है, साथी 3 नंबर में है, कौमी तंजीम 4 नंबर में है। तुम्हारा कितना नंबर में है प्यारी उर्दू? मैंने कहा सर मेरा 5वां 6ठा नंबर है। मेरा उलट करके मुंह देखने लगे, जो आता है कहता है मैं 1 नंबर में हूँ, आपका तो मैं 5वें 6ठे नंबर में हूँ। उनको बड़ी हमदर्दी हुई मेरी उम्र को देखकर, हमें देख करके, अखबार को देख करके। उसके बाद शायद कोई ऐसा अखबार में विज्ञापन नहीं होता था जो हिंदुस्तान में जो छपता था बड़े अखबारों में, वह हमें भी मिलता था। एक हमारे साथी कई कह रहे थे कि बहुत सारे विज्ञापनों का वजह से बड़ी परेशानियां बढ़ती है, उसका रेट में, उसके अप्रूवल के सिलसिले में। नया नया एमएलए हुआ 5 में, मैंने दिल्ली से एक एडिशन चालू किया। बजेश की बात लेकर के आपके यहाँ गए पता जी यहाँ लेकर के बजेश जी हमें लेकर के गए थे। तो जब नया नया चालू किया भाई चलो दिल्ली से भी अखबार चालू, तो उसका एडिशन चालू किया। वो साल भर का अखबार छाप करके एडिशन लगा करके मैंने जाओ मस्जिद के पास खास करके जगह लिया, ऑफिस लिया, बैंक में भी है, अकाउंट खुले, सारा काम किया। जब मैं वहां गया एमएलए था, सभापति भी था, फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन भी था, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से काट करके फाइनेंस हमें दे दिया गया था। तो अब उस कमेटी का मैं चेयरमैन ही था, कैबिनेट मिनिस्टर था। तो मैं जहाँ जिस दफ्तर में आपके जाता था मुझे भी शर्मिंदगी होती थी कि जब मेरे जैसा आदमी खुद से, एक पुराना आदमी आदत लगा हुआ था कि जमीनी आदत बनी थी बरसों बरस से, तो डीएलपी में मैं भी, लेकिन ऐसा नहीं रहा जब एमएलए था तो नहीं जाते थे, ये चेयरमैन थे। तो मैं 6 महीने में, साल भर में, बच्चे जी हमारे मित्र थे, हमारे डब्बू जी कैलाश जी हमारे दोस्त थे, हम साथ साथ जाया करते थे वहाँ। तो जाते थे तो मैं वहाँ एक चीज मैंने देखा कि जो मैं खुद जाता था तो शायद कोई भी जो वहाँ के पदाधिकारी होते थे उठ करके खड़ा होना भी नहीं अपने को पसंद। और जिसका नतीजा है कि मुझे भी एहसास हो रहा है कि हमारे दोस्त लोग भी कंजूसी कर रहे हैं, कल से बोल रहे हैं, जिस तरह से तालियां बजनी चाहिए थी उस तरह से तालियां नहीं बजा पा रहे हैं। उसका कारण है कि हमने कुछ लेशन नहीं दे पाए और उठ नहीं पाते थे सीट से इज्जत, जबकि आज भी है कोई सब रेडी है। और अभी पंकज पांडे से बाहर चले, उनका कोई मैसेज हमें आता रहा, लेकिन इतना तक नहीं होता था, जिसका नतीजा हुआ कि मैं 2 साल 3 साल तक दौड़ता रह गया, वह इसमें नहीं शामिल हो सका। तो हम सोच लीजिए कि देश के कोने कोने से जो हमारे पत्रकार मित्र का जो शिकायत है ये बिल्कुल लाजमी है, जायज है। और सही में साथी ने हमें कहा जिस तरह से हम
80,000 1 लाख करोड़ दे रहे हैं, तो क्यों नहीं 5,000 10,000 करोड़, क्यों नहीं एक बजट छोटे अखबार वालों के लिए दे दिया जाए, ताकि ये सुनहरा मौका एक इतिहास बने, एक तारीख के रूप में बने और आने वाले दिनों में लगे कि उसके कुछ न कुछ इतिहास बनाने का काम हो। मैं नहीं शब्दों के साथ मैं आपने बुलाया और टाइम दिया, वक्त दिया, खास करके ब्रजेश जी हमारे मित्र हैं जो वहाँ के अध्यक्ष भी हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और आपने भी बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब सलाम। ब्रजेश ठाकुर फ्रॉम बिहार। हमारे अखबारों के नेता भाई बुंदर जी, खान साहब, हमारे गार्जियन राज्य के मित्र शर्मा साहब, भाटिया साहब, भाई मलिक जी और हमारे देश के कोने कोने से आए हमारे सभी प्रदेश के अध्यक्ष महोदय, मैं किसी की शिकायत करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन चूंकि जोशी साहब आए हुए हैं तो एक आध शब्द जो सब लोग कहे हैं तो हम भी चूकना नहीं चाहते हैं। बहुत शिकायत मुझे डीएपी से नहीं, 2-3 सुविधाएं चाहते हैं हम अखबार वालों के लिए। एक है कि जिस तरह से आप रेड्डी साहब ने पिछली मीटिंग में एश्योर भी किया था, जिस तरह से आप विज्ञापन के लिए हम लोग को SMS कर देते हैं कि फलाना विज्ञापन फलाने दिन में छप रहा है, आप इसको छापें। उसी तरह जब पेमेंट जाता है, क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं, बैंक में जब तक देखने जाए कि पेमेंट आया है कि नहीं पता नहीं चलता है। आप अगर पेमेंट का भी SMS कर दें, नहीं हम कम से कम सीधा पेमेंट आ गया है, आप अपना अकाउंट चेक कर दें, तो हमको बहुत सुविधा मिलेगी। दूसरा है कि आपने बहुत दिन का समय दिया है हमको बिल जमा करने के लिए, यानी कि 60 दिन का समय दिया है, लेकिन आने जाने में, डाक से भेजने में या कभी नीचे छूट गया या कहीं रह गया, तो विशेष परिस्थिति के लिए कुछ यह परिस्थिति बनाए रखिए। कोई पदाधिकारी जैसा कि हमारे भाई गुरिंदर साहब ने दिया है, कहा है कि एक सेट बना दीजिए कि कोई दिक्कत या तो रेयर ही होगा, कौन सा अखबार होगा जो 60 दिन के बाद बिल नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर कभी रेयर कहीं छूट गया तो जो ही छोटा सा मिला है उसका ही पेमेंट रुक जाता है, इसके व्यवस्था करने की कृपा की जाए। दूसरा है कि शायद सभी बंधु नाराज हो जाए, हम अखबार कानून में भी थोड़ी सी कमी है। अगर हम अखबार को अपना जो बिंदुएं हैं, जो चीजें हैं, अगर हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ठोक ठठा के अगर भेजें तो शायद ही डीएपी का दम है कि वो अप्रूव नहीं करें। लेकिन मतलब है इनको भी, इनकी भी कुछ मजबूरी है कि हमारी जांच करवा। पहले RNI से जांच होता था, अब बिल्कुल ही जांच बंद है। डीएपी जो रेट, जो सर्कुलेशन का डाटा लिख के देती है, उसी से राज्य सरकारें मना करती है। तो इनकी भी कोई जिम्मेवारी है, आप जिम्मेवार आदमी की तरह, जिम्मेवार विभाग की तरह एक जांच करके हमको भी बताया जाए कि कैसे किसी अखबार का जांच हो। केवल मैं इस बिंदु पर बोल रहा हूँ कि अभी एक भाई ने बताया कि एक जगह 500 अखबार जाता है, लेकिन हमारा 30,000 अखबार छपता है, उसको विज्ञापन नहीं मिलता। मैं अगर अपनी बात कहूँ, उत्तर बिहार में जोशी साहब प्रातः कमल या उर्दू के हैं हालात बिहार हो, न्यूज एक्ट हो, इस सबसे कहीं ज्यादा आपकी जो हिंदुस्तान है, भास्कर है, प्रभात खबर है, इन सबसे कम 3 गुना ज्यादा अखबार वहाँ का स्थानीय लेवल पर 21-22 जिलों में हो जाता है। लेकिन विज्ञापन अगर मिल रहा होगा तो इसी को मिलेगा। दूसरी बात जोशी साहब, हमारा जो एड्स का विज्ञापन होता है, चाहे VX का विज्ञापन होता है, हमारे माँ का दूध बच्चे के लिए इसका विज्ञापन होता है, यह आप टाइम्स ऑफ इंडिया में छपाते हैं, यह आप डेक्कन हेराल्ड में छपाते हैं। अगर आप हमारे प्रतिनिधियों को दिया करें, यानी कि लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों वालों को दिया करें, हमको लगता है उसके विज्ञापन देने से ज्यादा वैल्यू आपका विज्ञापन हमारे अखबारों में छापने से होगा। और अंतिम बात, जैसा कि सुनने में आया, अभी कंफर्म नहीं है कि कुछ UPSC के विज्ञापन जो अखबारों में मिला करते थे, बिहार के अखबारों में या पूरे देश में है, शायद हमको जानकारी नहीं है, वह कुछ इधर 2-3 बार 4 बार से बंद हो गया है।
तो ये क्या कारण है, तो आप अपने भाषण में बताएं कि क्या ओबीसी के विज्ञापन जो पुराने लिस्ट थे उनको देना बंद कर दिया है, नया आपने ईजाद किया है, या कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कि क्यों बंद हो गया है, इसका थोड़ा सा क्लियर करने की कृपा की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जोशी साहब को मैं पुनः कहना चाहूंगा कि कल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब आए हुए हैं। हम लोगों ने कहा कि हम लोग क्लाइंट हैं और आप एक अध्यक्ष हैं, हम लोग का न्याय आप ही कीजिएगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। रेड्डी साहब जिस तरह से हम लोग के लिए हृदय खोल के विज्ञापन हो, कोई बात हो, कोई कुछ हो, उत्तर देते हैं, लेकिन जोशी साहब के नीचे वाले लोग कहते हैं सब तरह से तो चला जाता है, जोशी साहब काटते हैं। थोड़ा सा जोशी साहब, सरकार का विज्ञापन है, सरकार का पैसा है और टैक्स कहीं न कहीं से मिला ही है, थोड़ा सा आप कृपा कर देंगे तो हम क्या बड़ा चल सकेगा। मैं इंद्र सिंह साहब नेशनल प्रेसिडेंट के इस निवेदन पर विशेष तौर से गौर किया जाए कि एक कक्ष हो जहां छोटे और मझोले संवाददाता तक पहुंच के एक छत के नीचे अपनी बात रख सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप हम छोटे लोगों के बीच में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय सारी बातें घूम फिर करके हमारे आरसी जोशी साहब के बारे में चली गई है, सारी मोटी मोटी बातें उनको बता दी है। और अभी हमारे विजय ठाकुर ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि नीचे से हम अप्रोच लगा करके विज्ञापन भिजवा देते हैं तो जोशी साहब काट देते हैं, लेकिन आज वो आज संकल्प लेंगे कि हमारे विज्ञापन कटेंगे नहीं, जुड़ेंगे। आज हम उम्मीद करते तालियां बजाकर के एक बार आज तो हमारे विज्ञापन कटेंगे नहीं, जुड़ेंगे। जोशी साहब हमारे मंच पर आ चुके हैं। 7 राज्यों के राज्यपाल डॉक्टर विश्व नारायण सिंह जी हमारे बीच में आ गए हैं, कल भी हमारे बीच के हमारे संसद के बीच में मौजूद थे, उनका आशीर्वाद भी हम लेंगे। और उसके बाद हम जो हस्तियां मीडिया की तो नहीं है लेकिन देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ आई हुई है और जो बराबर देश की अखंडता और एकता के लिए कार्य करती है उनको हम सम्मानित करेंगे। साथ ही जिन लोगों ने जिन डेलीगेट्स फीस जमा नहीं कराई वो फीस भी जमा कराएंगे, क्योंकि आज हम वो जो उपहार देने वाले हैं वो उपहार उनको नहीं मिलेगा। जो स्टेट प्रेसिडेंट के नॉमिनी बनना चाहते हैं उनको 1000 रुपये फीस है, फॉर्म है, वो फॉर्म फिलअप करेंगे, वो भी एक अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। और इस बीच में मैं माननीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विष्णु नारायण सिंह जी को आमंत्रित करूँ। उससे पहले हम माननीय जोशी साहब से सुनना चाहेंगे कि वो हमारी किस तरह और किस प्रकार से मदद करेंगे हमारी समस्याओं का निराकरण के लिए। मैं आपके बीच में बुला रहा हूँ आरसी जोशी साहब को, डायरेक्टर DAVP। सभी राज्यों से आए फेडरेशन के अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारीगण, सर्वप्रथम तो मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी DG ABC महोदय आने वाले थे, किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सभी का धन्यवाद DAVP की तरफ से ज्ञापन करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी सकारात्मक सुझाव हम लोगों को दिए हैं। DAVP की सतत प्रयत्न है, कंटिन्यूस एफर्ट है कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। दुनिया में शायद DAVP अकेला एक विभाग है जहाँ पर कि जिस वक्त कोई मीडिया प्लान अप्रूव होता है उसी वक्त वो मीडिया प्लान वेबसाइट में पब्लिक डोमेन में लगा दिया जाता है। सभी पब्लिशर देश के किसी भी कोने में बैठे हों वो लोग उसको देख सकते हैं और उसके अनुसार आप आकलन करके हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो ये पारदर्शिता के कारण ही बहुत सारे लोग हम लोगों को अपना सुझाव देते हैं। हम लोग अपनी कार्यप्रणाली में उसको
सुधार को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हर बुधवार, सप्ताह के प्रत्येक बुधवार आप सभी, आप पब्लिशर्स, आपके नुमाइंदे हम सबसे आके मिल सकते हैं। पहले तो अलग अलग ऑफिसर से मिल सकते थे, अब जो वर्तमान डीजी हैं उन्होंने एक और सुधार किया है कि सभी ऑफिसरों को एडीजी हों, डायरेक्टर हों या उनके मातहत और उनके अधिकारी हों, सब एक हॉल में बैठते हैं, एक जगह पे बैठते हैं। आप सभी पब्लिशर्स वहाँ आके हम लोगों को हर बुधवार को आके बता सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी कोई पब्लिशर या उसका नुमाइंदा कभी भी डीएपी में आते हैं या समय किसी से ले लेते हैं, किसी भी अधिकारी से, उसके लिए भी हम लोग उपलब्ध रहते हैं। और आज की इस मीटिंग, इस सेशन के लिए मेरे सीनियर्स ने जो मुझे बताया कि मैं आप लोगों को बता भी दूँ, खासकर रेड्डी साहब ने, कि आप में से जो भी आए हैं कल उनसे कोई भी नुमाइंदा, कोई अपने, आप लोग खुद उनसे मिल सकते हैं, अपने जो भी ग्रीवांस हैं उसको बता सकते हैं। जहाँ पारदर्शिता की बात है, आरओ जो यानी रिलीज ऑर्डर जो जाता है वो तो आप देख ही सकते हैं। उसके अलावा पेमेंट जो किए जाते हैं आरओवाइज भी देख सकते हैं, किस आरओ में, किस रिलीज ऑर्डर में किस पेपर का पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी पब्लिक डोमेन में है। हम लोग खुद भी चेक करते हैं। कई जगह हमारे पास शिकायतें आती कि भाई अमुक मंत्रालय से अभी तक हमारा पेमेंट नहीं हुआ, तो हम लोग खुद चेक करके देख लेते हैं। तो आप लोग भी इसको शायद सभी लोगों के पास जानकारी हो, तो उसको अगर नहीं भी है तो हम लोग उपलब्ध हैं। आप जिस तरह से रेड्डी साहब ने कहा उसी तरह से मैं भी आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि कोई भी कभी भी जब हम ऑफिस में उपलब्ध हैं, किसी कारण से कभी जाना पड़े तो बात अलग है, और अन्यथा आप लोग भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कभी भी हम लोग उपलब्ध हैं, तो किसी के लिए कोई समय लेने की भी आवश्यकता नहीं है। जब आप लोग आते हैं, आ सकते हैं, कभी भी अपनी जो बातें कह सकते हैं। हम लोग जरूर हर ऑफिसर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने की पूरी कोशिश करेगा। आप लोगों के जो कुछ सुझाव आए, जैसे कि अभी ठाकुर साहब ने एक का उत्तर तो उन्होंने ही दे दिया कि एम्पेनलमेंट की जो जहाँ तक बात है, एम्पेनलमेंट में फाइलें प्रोसेस की जाती हैं, उसका पूरा सिस्टम है। कुछ समय तक ये चार्ज मेरे पास भी रहा, करीब 6 महीने, तो हमने भी देखा। तो डीजी महोदय से जब हमारी बात हुई तो सर्वप्रथम यही बात हुई कि जो नीचे से प्रोसेस हुए, जो रिजेक्ट किए गए हैं, उन्हीं को देखिए वो रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। कोई अकारणीय तो नहीं रिजेक्ट किए जा रहे हैं। जो तो वो रेकमेंड कर रहे हैं वो तो ठीक है, उसको तो बाद में देख लीजिए, पर पहले यही उन्हीं को देखते हैं। मेरा अपना भी यही मत था, तो हम लोग खुद पहले उन्हीं को देखने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर टेक्निकल कारणों से रिजेक्ट हो जाते हैं, हम लोग भी उत्तरदायी हैं। तो यानी जैसे प्रिंट एरिया की किसी ने बात कही, तो जो प्रतियां में दी गई हैं उस प्रतियों के सैंपल कॉपी मिला के हम लोग उसके लेकर खुद उसको मेजर करते हैं। अगर थोड़ा कम रह जाता है तो उसके बाद वो रिजल्ट जब अनाउंस होता है, इससे पहले जब तक कि फाइल कमेटी के साथ प्रस्तुत ना की जाए, तब तक हम लोग अभी की पॉलिसी के मुताबिक किसी को बता नहीं सकते हैं। अन्यथा आरोप ये भी आ जाता है कि आपने किसी से मंगवा लिया, किसी से नहीं मंगवा लिया। अगर पॉलिसी का हिस्सा हो जाए कि आपको ये करना है कि पहले कमियां बता के लोगों से उनसे तो दूर करवाने की कोशिश करनी है, तो वो भी अधिकारी करेंगे। अभी पॉलिसी में ऐसा प्रावधान है, इस वक्त तक नहीं है। पॉलिसी मंत्रालय निर्धारित करते हैं, आप लोग जानते हैं, 2007 की ये पॉलिसी है। उसके अनुसार जो और सुधार पॉलिसी में होंगे, डीएपी उसमें भी बदलाव लाएगी, अपने कार्यप्रणाली में पूरे बदलाव लाने की कोशिश करेगी। जहां तक विज्ञापन का सवाल है कि कुछ लोगों ने कहा कि शायद 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी के विज्ञापन भी नहीं मिले हैं, तो उसमें प्रयास तो यही रहता है कि जो मुझे भी अभी 1.5 साल यहाँ हुआ है कि ये विज्ञापन तो सबको देने ही है। जो स्टैट्यूटरी बोल लीजिए कि जो कंपलसरी है, 4-5 पहले शायद ज़्यादा होते होंगे, अब 4 तो है, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, और अभी पीछे तो
26 मई को भी इशू किया गया था। अब कोई किसी कारण से रह गया हो तो वो अनजाने में रह गया है, वो कोई इंटेंशनली उसको छोड़ा गया है, वो ऐसी बात नहीं। और वो अगर मुद्दा जैसे आप कह रहे हैं कि कल भी आपने जो कोई आके स्पेसिफिक बता दें, किसी एक को हम लोग को बहुत ज़्यादा चले गए और औरों को नहीं गए, तो कल आप आके बता दीजिए। अभी इस वक्त तो हमारे पास भी डाटा नहीं, हम भी बिल्कुल जो मैंने देखो जितने भी सुझाव आप लोगों ने एक सुझाव को मैंने नोट किया है, वो हम अपने सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों को बताएंगे, उनकी जानकारी दे देंगे। उसके अलावा आप लोग भी आमंत्रित हैं, वो उसके अलावा आप लोग भी आमंत्रित, तो ऐसे कई लोग आते भी हैं और अन्य कोई भी पब्लिशर आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं उस सुझाव की देखो हमेशा गुंजाइश है किसी भी कार्य में, किसी भी प्रोसेसेस में। कभी कोई ये परफेक्ट कोई सिस्टम हो गया ऐसा होता नहीं, हर कार्य में सुधार और सुधार की गुंजाइश रहती है। हम लोग भी निरंतर सुधार करने की कोशिश करेंगे। ये यूपीएससी का जो एडवर्टाइजमेंट बंद हुआ है या इसको क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है, तो मेरी जानकारी में फिलहाल नहीं है। इसको भी हम वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ले आएंगे, तो उम्मीद है कि इसमें जो भी विसंगति है वो दूर होगी। एक साथी ने अपने 2008 में कोई एम्पेनलमेंट के लिए फाइल प्रस्तुत की थी, उसका अभी भी अंडर प्रोसेस बताया गया है। वो अगर उसका नाम अगर हमें दे दें तो हम इसको दिखा लेंगे। दूसरा जैसे कि कहा गया कि बड़े अखबारों को विज्ञापन देने की प्रयास रहता है, इस तरह का मानसिकता शायद कम से कम मैं अपना कह सकता हूँ, मेरी तो नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक दूर दराज के गांव से आता हूँ। मैं उत्तराखंड के पिछड़े क्षेत्र से नाता रखता हूँ और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बड़े अखबार वहाँ भी नहीं पहुँचते हैं, आज भी नहीं पहुँचते हैं। वहीं के एक छोटे अखबार हैं जो हमारे गांव में मिलते हैं जब भी जाते हैं और हमको यहाँ तक वो उसकी खबरें पहुँचाते हैं। तो हम बिल्कुल आप लोगों के रीच की और उसके असर के महत्व को समझते हैं और उसी अनुसार विज्ञापन देने की पूरा प्रयास रहता है। कई दफ़ा आप लोग भी शायद इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि हम लोगों का विज्ञापन रिलीज करना जिनको कहते हैं क्लाइंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री पर डिपेंड करता है, तो उनकी अपनी जो प्रायोरिटीज होती हैं। जब हम एक मीडिया प्लान बनाते हैं तो उसको भी ध्यान में रखना होता है, तो उनके भी अपने एक टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अपने एक प्रायोरिटीज होती हैं और अक्सर जो अखबार उनके संज्ञान में हैं उनकी तरफ को रुझान रहता है। लेकिन डीएवीपी उसमें एक बैलेंस बनाने का काम करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जो मंत्रालयों से सीधे विज्ञापन जो जाते हैं उसकी तुलना में जो डीएवीपी से रिलीज होता है तो मध्यम और लघु समाचार पत्रों की तरफ को डीएवीपी के तरफ से शायद ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन का एक अनुभव आप लोगों को रहा हो। जहाँ तक कि स्पेशल ग्रीवेंस सेल आपके अध्यक्ष महोदय ने बताया कि लघु और मध्यम अखबारों के लिए स्पेशल ग्रीवेंस सेल बनाई